तो जला लीजिए। ये कार्यक्रम विनश्री भाई तभी गौतम जी के सौजन्य से लोग समाज में माला ना खोटे राजनेता नेता बोलने के बाद में पढ़ सकेला। अब देखिए हम लोग है हम ना अभी इधर का भी सीख ले लेकिन बाद हम उस पर में किसी खुश फूल बाबूजा थोड़े को चढ़ा के मेरे पास नहीं सर कि हम एक ऐसे महापुरुष के जन्मदिन जयंती पर उपलब्ध हुए हैं जिनके बारे में पूरी दुनिया जानती है, हम सब भी जानते हैं, पर आज भी कुछ ऐसा समाज है, कुछ ऐसे लोग हैं जो इनके बारे में भली भांति नहीं जानते। तो मैं चाहूँगा कि हमारे बीच बहुत से वक्ता ऐसे हैं जो इनके जीवन चरित्रों के बारे में हम सबको जानकारियाँ दे सकते हैं। तो सर मैं चाहूँगा इसमें कितने लोग हैं जो बाबा साहब के बारे में जीवन चरित्रों पे प्रकाश डाल सकें, चरित्रों के बारे में सीखे के अपने परसिया गांव और अपने चंदा पंचायत के हमारे सभी भाई बंधु आए हुए हैं और हमारे मुख्य अतिथि मास्टर साहब अजीत सिंह जी मुखिया जी हमारे पंचायत के मुखिया हैं। मैं इस सभा में उपस्थित हुए इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा।
और भाइयों बहनों, बाबा साहब जो हमारे पीढ़ी को यानी समाज को सुधारक है, जो हमारे समाज को एकता में बांधने के लिए उन्होंने बहुत से संघर्ष किए। हम लोगों की एकता स्थापित हो, इसमें किसी तरह की भेदभाव ऊंच नीच का न हो और सबको पढ़ने का मौका एक दूसरे के सहयोग से मिलना चाहिए। न यहाँ कोई बड़ा होता है न कोई छोटा होता है। यदि जात से छोटा होता तो आज अध्यक्षता जो मिली थी वो विद्वता के आधार पर मिली थी, उनकी कर्म के आधार पर मिला था, जात के आधार पर नहीं है। कर्म ही प्रधान है इस यहाँ, और कर्म में ये बता दिया गया कि मानव सहजीवी अपनी वाणी पर विराम करता हूँ और अपना मैं न्यू प्रत्याशी उत्तम चौधरी और हमारे गार्जियन स्वरूप बिंदेश्वरी राम, आज हम लोग 130वीं जयंती पर यहाँ पर हम लोग मनाते हैं। लेकिन इन्होंने क्यों मनाते हैं हम लोग कि इन्होंने समाज को एक जोड़ने का काम किया, एक बिखरे हुए समाज को जोड़ने का काम किया। यहाँ तक कि बहुत मैं 500 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ कि पहले के लोग जो थे देवी देवता में भी कन्वर्ट था। ये इनकी देवी देवता, ये इनकी देवी देवता, ये इनकी देवी देवता, ये इनकी देवी देवता, यानी कि नाना प्रकार से, यानी कि मानसिक उत्पीड़न, ये चीज जो है समाज में इन्होंने देखा। जब इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जब लंदन गए, वहां पर इन्होंने रूम ढूंढना शुरू किया, तो पर्सनालिटी को देख करके और क्वालिटी को देख करके रूम मालिक ने कहा तथास्तु, आपका स्वागत है। लेकिन उन्होंने पूछा कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो बाबा साहब अम्बेडकर ने रियल में बताया कि मैं ये हूं। फिर इसके बाद ऐसा हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर को वहां से झोरा और बोरी जो भी है वहां से लेकर के दूसरे जगह गए, और वहां जाकर के उन्होंने एक परीक्षा दिया, और परीक्षा देकर के उन्होंने एक पोस्ट बाबा साहब अम्बेडकर की, तो वहां पर हुआ तो सबसे पद ऊंच, मतलब कि क्वालिटी के ऊपर जो है, एबिलिटी के ऊपर इनको जो है पद मिला। लेकिन वहां पर भी इन्होंने देखा आप जो है उस कुर्सी पर मत बैठिएगा, उस कुर्सी पर मत बैठिएगा, आपको जो है पानी जो है, आपको जो है पानी घर से लाना पड़ेगा, पानी जो है इसमें से नहीं पी सकते हैं आप। यानी कि नाना प्रकार से उत्पीड़न इन्होंने झेले वहां पर जाकर के। तब उन्होंने वहां पर एक संगठन 1929 ईस्वी से लेकर के 30 और 31 3 गोल में सम्मेलन उन्होंने किया, और वहां पर जाकर के समाज को इकट्ठा किया कि हम लोग हिंदू एक है और सब जो है ईश्वर के संतान हैं और सब हम एक हैं। अगर हम लोग संगठित रहेंगे, एक रहेंगे, तो किसी प्रकार से किसी के प्रति जो है द्वेष की भावना नहीं होगा, और जो है हम लोग समाज का जो है एक नया दिशा दे सकते हैं। नया एक दिशा मतलब की तरफ हम जाएंगे, और उस एक तरफ से हम लोग मिल करके और सब जो है समाज मिल करके हम एक दूसरे के भाईचारा मिल करके एक उसके काम में हम हाथ बटा दे, उसके काम में हम हाथ बटा दे, इस तरीके से जो है उन्होंने आंदोलन शुरू किया। और वहां से आंदोलन का नतीजा हुआ कि वहां पर जाकर के और कोर्ट में वहां पर साबित कर दिया उन्होंने, वहां बैरिस्टर की भी पढ़ाई किया उन्होंने और करके, और वहां पर समाज साबित किया कि जो हम सब लोग जो है एक हैं और सभी का जो है पद बराबर है। जो पढ़ेगा, जो आगे बढ़ेगा और जिसके जैसा एबिलिटी है उसके अनुसार जो उसको जो है नौकरी और जो पद दिया जाएगा। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, बस इतना ही कह करके और ढंग से थोड़ा सा बताने की कोशिश कीजिएगा।
सबसे पहले यहाँ सभी उपस्थित अभिभावक दर्शकगण और हमारे मुख्य अतिथि सर अजीत सर उपस्थित हैं, हमारे बड़े भैया समान जो हैं पुरुषोत्तम भैया हैं, हमारे गुरु और दर्शकगण और सही दिशा समाज को सही दिशा देने वाले बिंदेश्वरी सर हैं, रवि जी हैं, मैं सभी तमाम लोगों का नाम तो नहीं, यहाँ तिवारी जी है और अनंत बाबा है। यहाँ मतलब कोई सभी लोग एक समान हैं और कहने का अर्थ है कि मैं सभी को प्रणाम नमस्कार और जो जैसा है मैं उसके अनुसार करता हूँ। आज हम लोग भीमराव अंबेडकर के जयंती पर उपस्थित है, बड़ी खुशी की बात भी है और एक तरह से हम उनका आज समीक्षा कर रहे हैं। तो बातें तो होती है तीन तरह की होती है। किसी व्यक्ति का मूल्यांकन जो है हम तीन बातों को करते हैं। पहला बात कि उनका जीवन परिचय हम जानेंगे, दूसरा चीज हम उन्होंने समाज में क्या किया और आज वो जो भी है, ये तीन मुख्य बातें हैं। अगर तीन बातों पर हम लोग बात करेंगे तो इससे कुछ सीखेंगे। पहला बात है कि उनका जीवन परिचय पर बात कर लिया जाए तो व्यू एक कुछ बीच में अगर जातिगत आ जाएगा तो हमारा दोस्ती उस तरह का नहीं रहेगा जो मतलब एक सिर्फ रवि और उत्तम को जोड़ा जाए, सिर्फ देखा जाए तो वो जो बिना हम लोग जात के जो जुड़ पाएंगे वो हो सकता है जाति लग जाने से वो भाव उत्पन्न नहीं हो पाएगा, कुछ बाधाएं आ जाएगी। तो उन्होंने ये कहा था कि जातिगत चीजें जो है कहीं ना कहीं देश के लिए नुकसान है, सभी लोग एक समान हैं। उनका जब देन की बात करते हैं उन्होंने समाज में क्या क्या देन दिया था, तो भारत का जो भी तिरंगा है उसमें अशोक चक्र है, उन्हीं का देन है। लंदन इकोनॉमिक्स में पढ़े हुए थे तो अमर्त्य सेन जो कि प्रोफेसर हैं, अर्थशास्त्री हैं, उनको अपना गुरु मानते हैं और बहुत कुछ। और दुनिया में जितनी भी प्रतिमाएं हैं सबसे अधिक प्रतिमाएं भीमराव अम्बेडकर की हैं, इनसे नीचे। और दुनिया में लंदन में एकमात्र ऐसे भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे ही व्यक्तित्व है जो कार्ल मार्क्स के बगल में उनका सिर्फ एक प्रतिमा लगा है, बाकी किसी भारतीय का वहाँ प्रतिमा नहीं लगा है। तो गौरवान्वित तो हम लोग होते हैं, ये तो हुआ गौरवान्वित होने का। लेकिन आज के बात करें, आज के संदर्भ में बात करें तो क्या भीमराव अम्बेडकर प्रासंगिक है? क्या आज भी उनके जैसा कोई निकल रहा है? क्या कहीं कास्टिज्म में बातें हो रही है? क्या हम अपने में सुधार कर रहे हैं? जैसे बिंदेश्वरी सर बोले कि तीन बातें उन्होंने कही थी, शिक्षित बनो, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्षशील बनो। ये तीन बातें मूल मंत्र है। सर जब तक हम शिक्षित नहीं बनेंगे तब तक हम आरोप प्रत्यारोप करेंगे। अगर हमें वास्तव में आपको कास्टिज्म में तोड़ना है, आपको सही में उठ के ऊपर आना है तो आप पहले किसी पर ब्लेम ना देके अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए। वास्तव में अगर आपको वास्तव में कास्टिज्म हटाना है तो ये मत बोलिए कि आप दिल पर लीजिए, ठीक है कि हमको वो लोग नीचे दिखा रहा है, लेकिन इसका आगे बढ़ने का एक तरीका है कि आप अपने बच्चों को कभी भी शिक्षा दीजिए, ऐसा शिक्षा दीजिए कि वो इस तरह का हो कि ब्राह्मण भी उसके सामने नतमस्तक। हमारे सीएम साहब हैं डूमराव के, शायद सुरेश राम की क्या नाम है, क्या वहाँ ब्राह्मण जाते हैं तो प्रणाम नहीं करते हैं? करते हैं। वहाँ सभी जाति के लोग, वहाँ उनका चूंकि उनके कास्टिज्म से उनको नहीं जोड़ा जा रहा, उनको इसलिए जोड़ा जा रहा है वो एक एसडीएम है, उनका गरिमा एसडीएम से है ना कि जाति से है। तो हम दिन रात आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे कि फलनामा हमको ये कर रहा है, फलनामा वो कर रहा है, तो नहीं। उनका पहला कथन जिस दिन आप मान लीजिएगा इसमें सबको योगदान देना होगा, सिर्फ बड़े जाति का योगदान से कास्टिज्म नहीं खत्म होगा, छोटे जाति का भी लोगों को योगदान। चूंकि हमको ये बात नहीं करना चाहिए, बड़ा छोटा कोई नहीं है, लेकिन मतलब एक बात कर रहे हैं कि वाकई में आपको कास्टिज्म में जातिगत संरचना करना है तो अपने बच्चों को पढ़ाइए, इस काबिल बनाइए कि कोई भी उसके सामने झुकने के लिए तैयार है। इस तरह भीमराव शिक्षित जब तक नहीं बनिएगा तब तक हम आप भी आरोप लगाइएगा, हम भी आरोप लगाएंगे। जिस दिन शिक्षा बन जाएगा उस दिन आरोप लगाना बंद हो जाएगा। तो मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि अपने बच्चों को जितना हो सके, चाहे जो भी कास्ट के हो, वो शिक्षित बनाए। उनका दूसरा पॉइंट है संघर्षशील बनो। हो सकता है आपको चीजें न मिले, शिक्षित बनने के बाद भी कुछ चीजें हो सकती है कि बाद में ना मिले, उस पर आप अपना डिमांड करते रहिए, संघर्षशील बनते रहिए। तो संघर्षशील बनिएगा तभी कुछ ना कुछ चीजें मिलती है, ऐसे तो मिलती नहीं है। तो शिक्षित बनो, संघर्षशील बनो। इसके बाद जो आगे उनका पॉइंट है क्या है सर? संगठित बनो।
तो जब तक अगर संगठित हम लोग नहीं रहेंगे, तब तक आज भारत की बात करें, आज बिहार की बात करें, तो आज हम लोग पीछे क्यों हैं? आज हमारे गांव शहरों से पीछे क्यों हैं? आज अगर हम पंचायती राज की बात करते हैं, कुल मिला के सभी का सपना होता है कि हम आगे बढ़े। पंचायत वाले लोग सोचते हैं कि हमारा पंचायत आगे बढ़े। जब बिहारी की तरह सोचिएगा तो आप सोचिएगा कि हमारा बिहार बढ़े। जब पूरा दुनिया में सोचिएगा तो सोचिएगा कि हमारा भारत क्या हो, आगे हो। तो ये तो अपना अपना है, लेकिन कैसे हो? अगर हम अपना पंचायत को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो कैसे बढ़ाएं? अपना बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो कैसे बढ़ाएं? अपना देश को आगे बढ़ाना कैसे बढ़ाएं? ये तीनों बातें निकल के आती है जब हम समानता में रहेंगे तब। अगर विभाजित रहेंगे, कभी भी आप अपने पंचायत में विभाजित वर्ग का उदय होगा तो कभी कोई आके जातिगत आधार पर चुनाव जीत के निकल जाएगा। मतलब ये सबके लिए बात कर रहे हैं। कभी विकास कुछ चीज होगा नहीं। अगर आपको विकास वाकई में करना है तो एक चीज मिटाइए, समानता पर फोकस करिए। सभी लोग समान हैं। वहाँ फिर कोई राजनीति जो आज देख रहे हैं, आज बिहार विधानसभा हो चाहे जो भी हो, कहीं ना कहीं जातिगत से राजनीति जुड़ गया। अगर जातिगत न रहता तो हमारा देश आज विकसित होता। आज हम कोई भी नेता को चुनते हैं, किस आधार पर चुनते हैं कि ये बैकवर्ड को फॉलो करता है, ये फॉरवर्ड को करता है, ये करता है, ये तरह तरह की ये बना हुआ है सिस्टम में। अगर एक समान रहता है तो हम एक बातें करते हैं कि ये विकास की बातें करता है, ये विकास की बातें नहीं करता। ये हमको क्या चाहिए? विकास चाहिए, चाहे जो हो। विधानसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें या पंचायत की बात करें, हमें अगर सबसे पहले काम करना है तो सामाजिक संरचना पर काम करना है कि सभी लोग एक हो, लेकिन दुरुपयोग कोई किसी का ना करे। देखिए बहुत चीजें होती है जो दुरुपयोग भी होता है, तो दुरुपयोग हमें किसी चीज का नहीं करना है। अब बात रही कि हमें जो भी चीज अधिकार मिले हैं वो समानता लाने के लिए मिले, तो हम और आप मिलकर कुछ चीजों पर एक जगह काम करेंगे तभी समानता आएगी। हमें जातिगत संरचना को कहीं ना कहीं कम करना होगा, किसी भी तरह से कम करना है। सरकार ने मिड मील योजना, मध्याह्न भोजन जो योजना लाई है, उसका उद्देश्य आगे चल के जातिगत संरचना को तोड़ना है। बच्चों को तो भोजन देना ही है। कुल मिला के अगर एक साथ लोग, सभी लोगों का बच्चा बैठेगा तो कल हो सकता है वो बच्चा जब निकले बड़ा होके तो उसको लगे कि हम लोग तो एक साथ खाए थे। उस जाति का लोग, उस जाति के लोग सब, तो उसके अंदर जातिगत संरचना क्या होगा? कम होगी। तो चूंकि समय कम है, बातें इस पर बहुत हो सकती है और सभी लोग को बोलने का मौका दिया जाए। बस अंतिम निवेदन ये है कि पहले आप लोग शिक्षित बनिए, चाहे जो भी कास्ट का हो, अपने बच्चों को एकदम पढ़ाइए, किसी तरह पढ़ाइए। अगर कमी होता है तो हम लोग बात करेंगे, सब लोग मिलकर सामूहिक रूप से शिक्षा को बात करें और यही समन्वय लाएगा, यही आपको कहीं ना कहीं कस्टिज में तोड़ेगा। बातें बाद में जो बातें कीजिएगा वो जेब का त्यों रहेगा। इसीलिए आज जो समीक्षा होना चाहिए कहीं ना कहीं आज के परिवेश में होना चाहिए कि भीमराव अंबेडकर जो बोले थे कि शिक्षित बनो, तो अगर हम लोग शिक्षित बनेंगे तो जातिगत संरचना ऐसे ही टूटेगी। उन्होंने कहा था कि शिक्षा वो उत्तम खेती है जिसे कोई भी मौसम मार नहीं सकता। गृहस्थी पर मौसम की मार होती है, ज्यादा बारिश हो गई तो खेती चौपट, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया तो खेत चौपट हो गया, जल कर खत्म हो जाता है। लेकिन उन्होंने कहा कि शिक्षा वो उत्तम खेती है जिसे किसी भी मौसम की परवाह नहीं है, वो अपने में बहुत सबल होता है, मजबूत होता है। वही मैं, उनका यही मूल उद्देश्य था, शिक्षित बनो। संगठन तो कई संगठन आए इस देश में, कई संगठन गए, आज भी कई संगठनों से देश चल रहा है। तो उनका एक बहुत बड़ा सपना था। उन्होंने नारी के लिए, नारी सशक्तिकरण पर एक विशेष बात जो मैंने अभी तक वक्ताओं में नहीं सुना, मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ। उन्होंने बड़े हिसाब से एक नियम बनाए हैं संविधान के अंदर। गुलाम देश की गुलाम संतान। मान के चलिए मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरी बुआ कहीं नौकरी करती है, नौकरी कर रही है, सरकारी नौकरियां कर रही है। जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है, उसके पेट में बच्चा जब आ जाता है, अगर लगातार वो नौकरी करती रहे तो संतान को क्या महसूस होगा? गुलामी में पैदा हुआ है। उन्होंने कहा था, बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है, और उन्होंने संविधान में एक नियम बनाया है कि 6 महीने तक महिला जो गर्भवती है उसके बाद 6 महीने की छुट्टी, 3 महीना प्रेग्नेंट अवस्था तो 3 महीना बच्चे के पोषण तक,
अभी भी आज प्रावधान है संविधान की धाराओं में, मंदिर के पास है। ऐसा है उनका दिया हुआ नियम है। तो माता बहनों ने बहुत खूबसूरत नियम बनाए। और मैं अब हमारे वक्ता के बीच में मौजूद हैं श्री पुरुषोत्तम पांडे जी। इनके कर कमलों से आज हम इतने सारे लोग आज बाबा साहब के 130वें जयंती के उपलक्ष्य में हम आज एक साथ एक दरी पर बैठे हुए हैं। तो जरा जोरदार तालियों के साथ हम सबको एकत्रित करने में आइए सर। सम्मानित श्री मुखिया जी, अजय सिंह जी, मेरे बड़े भैया अनंत नारायण तिवारी जी, मुफ्ती जी, उत्तम चौधरी जी और मेरे सभी भाई भैया बात सबका नाम नहीं ले सकता, और बिंदेश्वरी जी, सबका मैं स्वागत करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। कल सभी लोग बोलेंगे, मैं बोलूँगा जय भीम तो सब बोलेंगे जय भारत, और दोबारा बोलूँगा जय भीम भारत तो सब लोग जय भीम भारत बोलेंगे, फिर बोलूँगा वंदे मातरम से बोलूँगा वंदे मातरम। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भारत, वंदे वंदे भारत माता की। अभी तक हमारे जितने भी सामने वक्ता आए सबने लगभग सब कुछ कह दिया है, बता दिया है हमारे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। बहुत बताना नहीं रह गया है, पर मेरा भी मुझे लगता है कुछ बताना चाहिए। अंबेडकर जी का सबसे ज़्यादा जोर था शिक्षा पर, जो उन्होंने कष्ट सहा बड़ी मुश्किल से उन्हें शिक्षा प्राप्त किए थे। आपका जन्म सबको पता है कि मऊ में सैनिक छावनी में हुआ था, उनके पिताजी फौजी थे, सैनिक थे, सुबेदार रामजीनाथ साहब जी। और बहुत ये अपने 14 में सबसे छोटे थे, और पहले माता जी चल रही थी, उसके बाद अंत में पिताजी जब 2-3 साल के थे या 4 साल के थे पिताजी चल रहे थे। गवर्नमेंट ने वहन किया और एक संस्था ने वहन किया, और बड़ी मुश्किल से आप जब मैट्रिक में गए तो बहुत अच्छा पढ़ने में तेज तरार थे, अच्छे नंबर से पास हुए, तो कोई संस्था है मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र की, जिसने इनको आगे पढ़ाया और जाकर महाराष्ट्र में इनका एडमिशन हुआ। असल में इनका गांव है महाराष्ट्र में। और भी लोग भाग्य से कुछ लोग पहुंच जाते हैं, जैसे मैं भी भाग्य से पहुंच गया, मेरा भी बहुत ज़्यादा अच्छा देख रेख नहीं था, लेकिन ज़्यादा तो वैसे पहुंच नहीं पाते हैं। तो हम कोशिश करें कि बच्चों पर ध्यान दें, तभी हम लोग का भविष्य उज्जवल हो। बाबा साहब 130वीं जयंती संगों में उपस्थित बड़े भाई जिला परिषद प्रत्याशी तिवारी जी, अम्बेडकर साहब के समाज में जन्म लेकर भी सर्वजातीय समाज में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले भाई बिंदेश्वरी जी, रवि जी, उत्तम जी, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, आप सभी का इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आपको व्यक्ति का नाम मैंने अपने संबोधन में नहीं लिया, जो मेरे सहपाठी रहे हैं भाई पुरुषोत्तम पांडे, इनकी सोच को मैं सलाम करता हूँ। कल की बात है, बिंदेश्वरी भाई इन्होंने फोन किया कि हम बाबा साहब की जयंती मनाते हैं। जैसे 400 वोल्ट का बिजली का तार लगता है, उसे मेरे मस्तिष्क में लगा। इतने कम दिन ये यहाँ के निवासी है, लेकिन यहाँ का स्थायी निवासी नहीं, मूल रूप से इलाहाबाद, लेकिन इनके मन में ये बात आ गई, और हम लोग इतना दिन से यहाँ स्थायी बनकर रहते हैं, हम लोग के मन में कभी ये बात नहीं है। तो भाई पुरुषोत्तम जी, आपको बार बार मुखिया ये नमन करता है कि आपके अंदर आने वाले वर्षों में इसी स्थल पर
इससे विस्तृत रूप और विस्तृत सोच के करते हैं। जहाँ तक अम्बेडकर साहब की बात है तो बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी अपनी बातों से हम सभी को अवगत कराया। रवि विदेश की बात करते, बहुत अच्छी बात करते। मैं नौजवानों से एक आग्रह करना चाहती हूँ कि किसी भी महापुरुष की जयंती जब मनाई जाती है तो उस महापुरुष ने जिस परिस्थिति में अपने लक्ष्य को भेदा, ऊंचाई हासिल की, क्या हम उनसे सीख लेकर अपने मिशन में कामयाब हो सकते हैं कि नहीं? ये लक्ष्य रखना चाहिए, ये संकल्प लेना चाहिए और तब इनकी सच्ची जो है हम जयंती समारोह मना पाएंगे। अब सोचिए इनकी जयंती के बाद अरविंदेश्वरी जी बोले कि उनको वहाँ स्थान मिला है 11वें विद्यालय जहाँ लोगों का चप्पल जूता रखा, और उस जगह पर बैठकर ये व्यक्ति संविधान सभा का अध्यक्ष बना। जो हमारा संविधान जो कानून हम पर लागू है, जिस पर हमारा देश चलता है, उस कानून बनाने वाली महान पुस्तक को लिखने वालों में इनका सबसे ऊंचा स्थान। और हम देखिए हम लोग कि आज के समाज में क्या हम वैसे जगह पर बैठकर पढ़ते हैं जहाँ चप्पल जूता रखा होता है, लेकिन वह ऊंचाई हासिल नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम ऐसे महापुरुषों से सीख नहीं लेते। और ऐसे महापुरुषों के गुण का यदि 100वां हिस्सा हम अपने जिंदगी में उतार ले तो बड़ा से बड़ा लक्ष्य को हम हासिल कर सकते हैं, ऐसा ही मेरा मानना है। और आज मुझे खुशी है कि बाबा साहब की आत्मा खुश होगी, जिनका उस समय का समाज, कुआं पर पानी हम भर रहे हैं, आपको मंदिर में आप प्रवेश नहीं पाएंगे। विरोध की शुरुआत इनकी वहीं से हुई। आप इस सोच को कि नहीं कुआं पर पानी आप ही भरेंगे हम भी भरेंगे, ये सोच इस आदमी के अंदर उसी समय पनप चुकी थी। क्योंकि जाति प्रथा, छुआछूत समाज का सबसे बड़ा कोण है, और जब तक ये कोण समाप्त नहीं होगा यह राष्ट्र कभी विकसित राष्ट्र का दर्जा प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार से हम सभी एक साथ बैठते हैं, ऐसा कोई समाज में मतभेद नहीं है कि हम उस वक्त पर पानी हम पिएंगे तो आप नहीं पिएंगे, ये सोच समाप्त हो चुकी है। लेकिन इसकी शुरुआत इन्होंने की थी कि सोच समाप्त हो। इसलिए ऐसी महान आत्मा को मैं पुनः सलाम करते हुए और सभा में उपस्थित सभी अभिभावक को प्रणाम एवं नौजवान बंधुओं को शुभकामना कि आने वाले दिनों में आप इनकी जीवनी से, आप इनके आदर्शों को थोड़ा सा भी हिस्सा अपने जीवन में उतार कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।